बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 एंजाइम्स स्टार्ट करने वाले हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच आर बायोलॉजिकली एक्टिव। दे ट्रिमेंडसली इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं। पिछले चैप्टर के अंदर आपने कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो एंजाइम्स प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं और ये बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई काम कर रहे होते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। ट्रिमेंडसली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि एंजाइम्स केमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी को, उनकी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन सबको हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। आपको पता ही है कि हमारे अंदर हर वक्त कोई ना कोई रिएक्शन हो ही रहा होता है। हम खाना खाते हैं, वो खाना ब्रेक होता है, ये ब्रेक होने का रिएक्शन हो गया। वो ब्रेक हुआ हुआ खाना जब सेल के अंदर जाता है तो वहाँ पे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल के बनने का रिएक्शन हो गया। जैसे कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में मिल के कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। डीएनए मॉलिक्यूल से मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल बन रहा है, ये भी एक रिएक्शन हो गया। तो बॉडी में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, एंजाइम्स उन सब की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब है कि एंजाइम उनकी स्पीड को बहुत तेज कर देता है। एंजाइम के बगैर उसी रिएक्शन को होने में कोई सालों लग सकते हैं, और कोई तो इतना स्लो होगा कि कभी होगा ही नहीं। और एंजाइम की हेल्प से वही रिएक्शन सेकंड्स में हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हुए हैं उन सबको मिलाकर कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, या फिर सिंपल अल्फाज में बोल दे मेटाबॉलिज्म। Without these enzymes, the reaction would proceed at a very slow speed, making life impossible. बगैर एंजाइम के रिएक्शन इतने स्लो होते कि उससे ज़िंदगी पॉसिबल नहीं हो सकती। सेकंड पैराग्राफ के अंदर एंजाइम का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। एंजाइम्स प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। Enzymes are composed of hundreds of amino acids joined together and collide upon themselves to form a globular structure. पिछले चैप्टर में पढ़ा था आपने ग्लोबुलर प्रोटीन, रिवाइज करा देती हूँ। एक तो अमीनो एसिड्स की सीधी सीधी सी चेन्स होती हैं, काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स मिलके चेन्स बना लेती हैं, जिनको हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी कहते हैं। ये चेन्स जब बेंड, फोल्ड और ट्विस्ट होके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको टर्शरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। और एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। असल में एंजाइम का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन आसानी के लिए हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। एंजाइम के अंदर स्पेस मौजूद होती है, इसको कहते हैं एक्टिव साइट। यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते हैं और इस एक्टिव साइट की एक खास शेप होती है। इसकी शेप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि मैच कर रही होती है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इन दोनों की शेप्स कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये रिएक्टेंट एंजाइम के साथ अच्छे तरीके से अटैच हो जाता है। The catalytic activity is restricted to a small portion of the structure known as the active site. एंजाइम जो रिएक्शन को तेज करता है, इसको कहते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी, कि एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ये लफ्ज़ कैटालिटिक एक्टिविटी कैटालिस्ट से निकला है। कैटालिस्ट कहते हैं वो चीज़ जिसके ज़रिए रिएक्शन तेज़ हो जाए। जैसे लेबॉर्ट्री के अंदर जब कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो रिएक्शन को तेज़ कर दें, उनको कहते हैं कैटालिस्ट। लेकिन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अल्लाह ताला ने कैटालिस्ट बनाए हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शन को तेज़ कर दें, उनको कहते हैं एंजाइम्स, या फिर इनको बायो कैटालिस्ट भी कह सकते हैं। और ये कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम का हिस्सा एक्टिव साइट ये परफॉर्म करता है, क्योंकि रिएक्टेंट इसी एक्टिव साइट में आकर अटैच होता है। वो चीज़ जिस पर एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। तो इसलिए इन रिएक्टेंट्स को हम कहते हैं सबस्ट्रेट।
एक्टिव साइट के अंदर कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, यहाँ किताब में लिखा हुआ है फ्यू अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो ये कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं, और बाकी सारे एंजाइम के जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रहे होते हैं। उन्होंने आपस में बॉन्ड्स बनाए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ताकि 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंजाइम का मेंटेन रह सके। सम एंजाइम्स कंसिस्ट सोलली ऑफ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम तो मुकम्मल प्रोटीन के ही बने होते हैं, सोलली यानी कि ओनली। लेकिन अदर्स ऑल्सो हैव अ नॉन प्रोटीन पार्ट नोन एज अ कोफैक्टर, लेकिन कुछ एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है जिसको कहते हैं कोफैक्टर। देखें, कुछ एंजाइम्स तो मुकम्मल प्रोटीन के ही बने होते हैं, उनके अंदर कुछ भी नॉन प्रोटीन नहीं होता। लेकिन कुछ एंजाइम के अंदर नॉन प्रोटीन हिस्सा होता है जिसको कहते हैं कोफैक्टर, और जिन एंजाइम के अंदर कोफैक्टर होता है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर का होना फिर ज़रूरी होता है। अगर कोफैक्टर नहीं होता तो वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाते। द कोफैक्टर यूजुअली एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। कोफैक्टर एंजाइम और सबस्ट्रेट इन दोनों के दरमियान ब्रिज का काम करता है कि अगर ये मौजूद होगा तब ही एंजाइम सबस्ट्रेट पे काम कर पाएगा। Often it contributes directly to the chemical reaction which bring about catalysis. Sometimes the cofactor provides a source of chemical energy, helping to derive reactions which would otherwise be difficult or impossible. इस पिक्चर में देखें, या तो कोफैक्टर डायरेक्ट हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है केमिकल रिएक्शन में, जैसे यहाँ पे देखें कि एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है और साथ में कोफैक्टर मॉलिक्यूल भी अटैच हो रहा है, और फिर ही वो एंजाइम सबस्ट्रेट पे सही तरीके से काम करेगा। अगर कोफैक्टर हम यहाँ पे ऐड ना करें तो एंजाइम और सबस्ट्रेट ये दोनों सही तरीके से अटैच ही नहीं हो पाएंगे, कोफैक्टर की जगह खाली होगी और कोई कैटालिटिक एक्टिविटी भी नहीं होगी। या फिर कहीं कहीं कोफैक्टर केमिकल रिएक्शन को एनर्जी भी देता है। अब कोफैक्टर्स की टाइप को देखते हैं। पहले इन टाइप्स को किताब से पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट की फॉर्म में भी बना के दिखाऊंगी ताकि आसानी से याद रह सके। अगर तो कोफैक्टर्स इनऑर्गेनिक आइंस हैं, इनऑर्गेनिक मेटल आइंस हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आइन या फेरस आइन, Fe+2 इसको कहते हैं फेरस आइन, या कॉपर आइन, जिंक आइन। ये आइंस अगर कोफैक्टर हैं तो ऐसे कोफैक्टर्स को हम कहते हैं एक्टिवेटर्स, और एक्टिवेटर्स डिटैचेबल होते हैं, यानी जब ज़रूरत हो तो एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। एक्टिवेटर्स या तो एक्टिव साइट में ही अटैच होंगे, जैसे कि इस पिक्चर में भी आपने देखा है, जहां सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है वहीं पर ही ये अटैच हो रहे हैं। या फिर तो एंजाइम में एक और जगह होती है जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, एक्टिवेटर्स वहां पर भी अटैच हो सकते हैं। और अगर एंजाइम के अंदर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो ऑर्गेनिक हो, पहले तो हमने इनऑर्गेनिक देखा है ना एक्टिवेटर्स, अगर वो पार्ट ऑर्गेनिक है तो फिर वो दो तरह का हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप या फिर कोएंजाइम। अगर तो वो नॉन प्रोटीन पार्ट नॉन डिटैचेबल है, यानी कि वो एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच्ड है, तो उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अगर वो सेपरेट हो सकता है, डिटैचेबल है, तो उसको कहते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम भी एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट में ही अटैच होता है। It is closely related to vitamins which represent the essential raw materials from which coenzymes are made. कोएंजाइम्स विटामिन से बनते हैं, जैसे कि एक कोएंजाइम होता है NAD, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर जो निकोटीन अमाइड होता है ये विटामिन B3 से बनता है। तो इसलिए किताब में लिखा हुआ है कि विटामिन्स कोएंजाइम के लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि कोएंजाइम्स आमतौर पे विटामिन से बनते होते हैं। जैसे कि कोएंजाइम NAD, इसको बनने के पीछे विटामिन B3 इस्तेमाल हो रहा है। उसके अलावा कोएंजाइम्स बनने के लिए विटामिन्स की बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोएंजाइम्स ख़त्म थोड़ी हो जाती हैं, ये बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं। और एंजाइम्स भी ख़त्म नहीं होते। एक एंजाइम एक रिएक्शन करेगा, ठीक है, रिएक्शन पूरा होने के बाद एंजाइम फारिग हो जाएगा, वही एंजाइम और दोबारा से कोई और रिएक्शन कर लेगा, तो एंजाइम्स ख़त्म नहीं हो जाते।
यहाँ पे मैंने सारे कोफैक्टर्स की टाइप को चार्ट की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, देख लें इसको। अच्छा, अब आगे एपो एंजाइम और होलो एंजाइम इनके बारे में लिखा हुआ है। पहले होलो एंजाइम के बारे में बताती हूँ। एक ऐसा एंजाइम जिसके अंदर उसका प्रोटीन पार्ट भी हो और नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, उसको कहते हैं होलो एंजाइम, यानी कि वो कंप्लीट एंजाइम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंजाइम के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों हो। और ऐसा एंजाइम जिसके अंदर से उसका कोफैक्टर रिमूव किया गया हो, सिर्फ उसके अंदर प्रोटीन पार्ट मौजूद हो, उसको कहते होते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम काम नहीं करता होता क्योंकि इसका कोफैक्टर ही नहीं है। Adding the correct concentrated coenzyme to the apoenzyme will restore enzyme activity। अगर हम apoenzyme को उसका कोफैक्टर जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कोएंजाइम दे देंगे तो उसकी एक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी और वो दोबारा से काम करने लगेगा। Many enzymes are simply dissolved in the cytoplasm। सेल के अंदर ज़्यादातर एंजाइम्स तो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। Other enzymes are tightly bound to certain subcellular organelles। और कुछ enzymes कुछ organelles के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ आगे लिखा हुआ है कि ऐसे enzymes जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल्स होते हैं सेल के अंदर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस वाले एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। रेस्पिरेशन के साथ जो एंजाइम्स जुड़े होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन करना। जो एंजाइम्स प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो राइबोसोम्स में मौजूद होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम्स में प्रोटीन बनते हैं। उसके अलावा दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स फॉर यूज इन और आउट द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन। एंजाइम्स को लिविंग सेल बनाते होते हैं और जिस सेल में बनता है या तो ये उसी सेल के अंदर काम करता है या फिर वहां से निकल के किसी और जगह जाके काम करता है। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स द बायोकेमिकल कैटालिस्ट्स possess the following important characteristics। Number 1, all enzymes are globular proteins। सारे enzymes globular proteins होते हैं। Number 2, ये केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं विदाउट themselves being used up, और खुद इस्तेमाल नहीं होते। इनका काम होता है कि ये सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद वैसे के वैसे ही रहते हैं। Their presence does not affect the nature or properties of end products। इंजाइम की मौजूदगी से प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पर कोई असर नहीं होता। इंजाइम के बगैर जो प्रोडक्ट बनना होता है इंजाइम के साथ भी वैसा ही प्रोडक्ट बनता है। बस फ़र्क इतना आता है कि एंजाइम के बगैर वो रिएक्शन बहुत ही स्लो होता और एंजाइम की वजह से वो रिएक्शन फास्ट हो गया। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एन एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद तो इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि एंजाइम बहुत स्पीड के साथ काम करता जाता है और खुद इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए एंजाइम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। एंजाइम्स अपने काम में बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम सिर्फ एक ही तरह के केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। हर केमिकल रिएक्शन के लिए या कह लें हर सबस्ट्रेट के लिए खास एंजाइम्स होते हैं। अगर एक एंजाइम है जो खास तौर पे डीएनए के ऊपर काम कर रहा है तो वो सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही काम कर सकता है और किसी सबस्ट्रेट पे काम नहीं करेगा। एंजाइम्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी अगर चेंज आ जाए पीएच में या टेम्परेचर में या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में तो उससे एंजाइम को नुकसान पहुंच सकता है और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कम हो सकती है। कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और एंजाइम्स काम कैसे करते हैं? लास्ट पॉइंट, दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और यही वजह है कि एंजाइम की वजह से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एक खास मिकदार में एनर्जी होनी चाहिए
उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर सारे मॉलिक्यूल्स के पास वो होगी तो फिर ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन आम तौर पे इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत हाई होती है और इतनी एनर्जी की वैल्यू बहुत कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होती है। इस तरह से वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता और जब एंजाइम आ जाता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को बहुत कम कर देता है। इतना कम कि उस मिकदार की एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स के पास ऑलमोस्ट होती है और फिर वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एंजाइम की वजह से वो रिएक्शन जो पहले नहीं हो रहा था या पहले होता भी तो बहुत स्लो रेट पे होता, एंजाइम की वजह से वो चंद सेकंड्स में हो गया। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आप सपोज करें कि पहले एनर्जी चाहिए थी 100 जूल और इतनी एनर्जी सारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास नहीं थी और एंजाइम की वजह से वो वैल्यू 10 जूल हो गई। अब इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट्स के सारे मॉलिक्यूल्स ही अफोर्ड कर सकते हैं। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? सम एंजाइम्स आर पोटेंशियली डैमेजिंग इफ दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन देयर एक्टिव फॉर्म। कुछ एंजाइम्स अगर एक्टिव फॉर्म में बने हमारी बॉडी के अंदर तो वो डैमेजिंग होते हैं, बनते साथ वो बॉडी को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि पेप्सिन। पेप्सिन एक डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी इसका काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना और ये स्टमक की वॉल्स में से रिलीज होता है। अब आप सोचें कि जब ये स्टमक की वॉल्स में से रिलीज होगा, अगर ये एक्टिव होता तो ये स्टमक को ही डैमेज कर जाता, उसको ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता। लेकिन जब ये रिलीज होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिसको कहते हैं पेप्सिनोजेन। और जब ये स्टमक के अंदर आ जाता है तब ये अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि स्टमक में आने के बाद ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन बन गया, तो भी तो ये स्टमक को डैमेज कर सकता है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टमक के अराउंड म्यूकस की लाइनिंग मौजूद होती है। म्यूकस एक स्लिपरी फ्लूइड होता है, थिक होता है। वो स्टमक को महफूज रखता है पेप्सिन के अटैक से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।